हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज से हम इकोनॉमी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम 50 भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू के सवाल देखने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मगर कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखें, आपको इस टॉपिक पे पूरा कंट्रोल बना रहेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको हर शनिवार शाम 6 बजे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। और आखिरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, उसे किस कीमत पर बेचना, यह सभी बाजार तय करता है यानी प्राइवेट सेक्टर तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। एग्जाम्पल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि। देखिए, जिस उत्पादन पर प्राइवेट सेक्टर का होल्ड बना रहता है उसे पूंजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उगम स्थान माना जाता है। तो देखिए, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक, किताब का नाम और किसने प्रकाशित की और कब प्रकाशित की। तो आपको पता होना चाहिए 1776 में एडम स्मिथ और द वेल्थ ऑफ नेशन। अगली अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और उसकी कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। एग्जाम्पल क्यूबा, नॉर्थ कोरिया आदि। मतलब सारी चीजें सरकार के अधीन होती है, सरकार के कंट्रोल में होती है। और दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था का निर्माण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध के रूप में हुई थी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। पहली बार समाजवादी अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स एंजेल्स ने दिया था। आपको ये भी याद रखना चाहिए। आखिरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नाम में ही है मिश्रित। देखिए, यहाँ पे नाम में ही है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड, तो आपको पता चल ही गया होगा। फिर भी हम देखते हैं। देखिए, इस अर्थव्यवस्था में कुछ लक्षण समाजवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं और कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होते हैं। एग्जाम्पल भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन शॉर्ट में क्या है दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों मिलाकर चलाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मेनार्ड केन्स थे। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। तो देर ना करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ही आया है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी 2014, 2015 में पूछा गया है और आपको इसका सही जवाब पता है, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। देखिए, ये भी क्वेश्चन एसएससी 2013-15 में पूछा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था जो है वो 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। कौन कौन से? एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और आखिरी है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी यह अर्थव्यवस्था पूर्णतः पर्यावरण पर निर्भर होती है, जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति और खनिज। इनमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंधित गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। आगे द्वितीय क्षेत्र। यह अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। इसी को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि इसमें शामिल है। और आखिरी तृतीय यानी इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप से भी जाना जाता है।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपको कि कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप से जाना जाता है। सही जवाब होगा तृतीय क्षेत्र। अगला सवाल देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें डैश। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। नाम में ही है दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था, तो इसका सही जवाब है ना तो निर्यात होता है और ना तो आयात होता है। देखिए दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उद्देश्य सिर्फ सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत पूरा करना। अगला सवाल देख लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन है दोस्तों इसके समाजवादी अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था। अगला सवाल देखते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन है दोस्तों एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और आखिरी है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला सवाल देखते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। सही जवाब होगा उपयुक्त सभी यानी प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। अगला सवाल देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। इसका सही जवाब है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। देखिए दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का सही अर्थ क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। अभी हमने देखा दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उसे बढ़ावा देना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। जब भी बाधाओं समाप्त करेंगे तभी तो व्यापार बढ़ेगा ना। अगला सवाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। क्वेश्चन वही है दोस्तों, बस आपको घुमा फिरा के पूछा गया है। सही जवाब होगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। अगला सवाल है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। दोस्तों आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 54%। अगला सवाल है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। सही जवाब होगा संरचनात्मक। अब दोस्तों बेरोजगारी के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। संरचनात्मक, घर्षणात्मक, चक्रीय और मौसमी, इन सभी के बारे में। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है दोस्तों, इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव होता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ गया। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। इसी को दोस्त क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगली बेरोजगारी है घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है। या ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा है। तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नए रोजगार पाने की अवधि की बेरोजगारी जो होती है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगली बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है, बेरोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की जरूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। अगली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बोवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप बेरोजगारी के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए हो। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो कौन करता है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो दोस्तों NSSO ये भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ऑप्शन है देखिए दोस्तों, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही जवाब होगा इनमें से सभी।
तो भारत में सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों। और सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सी है दोस्तों? पीछे हमने देखा था संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला सवाल है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? कृषि में दोस्तों अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है। अगला सवाल है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये सभी बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ये सवाल 2014 और 15 के एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसी का मतलब है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला सवाल है आपके लिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों भारत के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। अगला सवाल है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? इसका सही जवाब आप सभी को पता है, ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी। अगला सवाल है आपके लिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? इसका सही जवाब है अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता। अगला सवाल है आपके लिए, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी ज्यादा पाई जाती है। आगे है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां डैश। एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, वही कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला सवाल है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैक्षिक बेरोजगारी। अगला सवाल है आपके लिए, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौसमी। अगला सवाल है आपके लिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? 2017 में पूछा गया सवाल है। सही जवाब होगा अल्प रोजगार। तो दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया सवाल है। सही जवाब होगा नीति आयोग। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं। अगला सवाल है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? सही जवाब होगा आय में असमानता। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। सही जवाब होगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला सवाल है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? 2017 में पूछा गया सवाल है। सही जवाब होगा इंदिरा गांधी जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का माप के लिए सबसे उपयुक्त है? सही जवाब होगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला सवाल है, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने का हेतु था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें से हमें सही सेंटेंस चूज करना है। पहला है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब दोनों तो सही हैं, लेकिन आर यानी पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की व्याख्या नहीं करता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर तो नीचा है, मगर उसके वजह से गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सही जवाब होगा गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। अगला सवाल है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों कुटीर ज्योति योजना विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित है। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में। अगला सवाल है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ऑप्शन है IBRD, IMF, UNDP और WTO। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IBRD।
IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, आप इस चैनल पर स्टैटिक जीके लर्निंग विद ट्रिक के नाम से जो बनी हुई प्लेलिस्ट है उसमें जाकर स्टैटिक जीके के टॉपिक देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाया गया है। विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय ये भी आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। 50 से भी अधिक संगठन है दोस्तों जो आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, तो आप एक बार ज़रूर वो वीडियो देखिए। अगला सवाल है, मानव सूचकांक किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एशियन का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महबूब उलक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सकल नाम निवेश दर। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? सही जवाब होगा दोस्तों, स्वास्थ्य और शिक्षा का जीवन स्तर। अगला सवाल है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? सही जवाब होगा अप्रैल 2002। अगला सवाल है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिंग अनुपात। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? सही जवाब होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी सवाल देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? सही जवाब होगा बंद अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए।